सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं, अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान की बात करेंगे। उससे पहले बात हिंदुस्तान की और उस फरेब की जो अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक के खिलाफ रचा गया। सच कभी पराजित नहीं हो सकता, यह आज सामने आ गया। सबसे पहले आपको बताएं, इस शख्स को पहचान रहे हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यह है सचिन वाजे और यह इस वक्त मौजूद है अर्नब गोस्वामी के घर के बाहर। उस वक्त की ये तस्वीरें जब अर्नब को गिरफ्तार करने गया था। अब ये सचिन वाजे ने सच कबूल दिया है कि आखिर किसके कहने पर यह गिरफ्तारी हुई थी। इस सचिन वाजे ने सच कबूल दिया है कि किसके कहने पर इसने झूठा केस बनाया था और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। सचिन वाजे मौजूद था। एक और तस्वीर में दिखाऊंगा, ये देखिए किस तरह से जबरदस्ती खींचकर गिरफ्तारी की गई थी। ये सब कुछ सचिन वाजे किसी के इशारे पर कर रहा था। सचिन वाजे ने तलोजा जेल में बंद है, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने यह कबूल किया है। आपको बताने जा रहे हैं वाजे का कबूलनामा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। वाजे ने पहला बड़ा कबूलनामा किया है। टीआरपी केस में अर्नब को गिरफ्तार करना चाहते थे अनिल देशमुख। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री। दूसरा कबूलनामा सचिन वाजे का, वो मामले जिनमें सीधे अनिल देशमुख से निर्देश मिलता था, उसमें से एक टीआरपी केस भी था। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सचिन वाजे के इस सबसे बड़े कबूलनामे के बाद आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर अर्नब के खिलाफ कैसे यह पूरी साजिश रची गई। परत दर परत और पन्ने पलट के मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को गढ़ा गया। देखिए जरा, दरअसल रिपब्लिक मीडिया की तेजी से लोकप्रियता बढ़ रही थी और इसके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की राष्ट्रवादी पत्रकारिता से लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे और जल रहे थे कि वो रिपब्लिक मीडिया और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बड़ी साजिश में जुट गए। और इसी साजिश का हिस्सा थी 4 नवंबर 2020 को रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी। रिपब्लिक मीडिया और अर्नब गोस्वामी की आवाज दबाने के लिए गिरफ्तारी एक ऐसे केस में की गई जो कभी बंद हो चुका था। इस गिरफ्तारी में क्राइम ब्रांच टीम की अगुवाई खुद सचिन वाजे कर रहा था, जिसका कबूलनामा मैंने आपको सुनाया। टीआरपी केस में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के पीछे की साजिश का खुलासा किया और खुद बताया कि कैसे इस केस में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की साजिश रची गई। दरअसल इस साजिश से तभी पर्दा हट गया था जब मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने टीआरपी के केस में रिपब्लिक मीडिया का नाम उछाला, जबकि आरोप किसी और मीडिया हाउस के खिलाफ लगे थे। तब परमबीर सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआती जांच के बाद ही रिपब्लिक को गुनहगार साबित कर दिया था। लेकिन अब जब सच सामने आ गया है किस तरह साजिश रची गई और इस साजिश में किस तरह सचिन वाजे शामिल था। फिलहाल सचिन वाजे एक आपराधिक मामले में खुद सलाखों के पीछे जेल में है, नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है और उसके खिलाफ तमाम तरह की जांच चल रही है। न सिर्फ सचिन वाजे बल्कि परमबीर सिंह की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है और वो कहां है, खुद वो भागे भागे फिर रहे हैं पुलिस से बचने के लिए। आइए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अर्नब की जीत, रिपब्लिक की जीत। ये पूरे देश और 130 करोड़ लोगों की जीत है जो अर्नब के साथ उस दौर में खड़े हुए थे। आज उन्हीं की पहली आवाज सुनिए इस जीत के बाद। पहला नाम अगर इंडिया में है पत्रकारिता में तो वो है अर्नब गोस्वामी। आज सच सामने आ गया। टीआरपी का केस था, एक फेक ही केस बनाया हुआ था। आज एक वास्तविकता सामने आई है, ये बहुत ही खुशी की बात है। अर्नब को बहुत पसंद करते हैं, जो कर रहे हो करते रहो, जैसे कर रहे हो वैसे ही करो। उनको ये क्लीन चिट मिलनी ही थी। हमको और विश्वास हो गया है कि हम कंटिन्यू रिपब्लिक भारत को देखते रहेंगे। तो ये सिर्फ रिपब्लिक की जीत नहीं, ये अर्नब की जीत नहीं, ये आपकी जीत है, क्योंकि आपका यकीन हम पर रहा, आपका यकीन सच पर रहा और ये सच की विजय हुई, यानी आपकी विजय हुई। इस मौके पर अर्नब गोस्वामी को ना सुना जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। सुनिए जरा अर्नब गोस्वामी ने इस विजय के बाद क्या कहा।
1 साल का संघर्ष जो हमारा था, और मुझे अभी भी याद है जब तलोजा जेल मुझे ले जा रहे थे तो श्वेता एक गाड़ी में अपने माइक को लेके, she had taken a mic out, she was trying to get a comment from us. Those days we will never forget, but we are so proud, aren't we Shweta, that we did not give in. जितना भी प्रेशर उन्होंने डाला, जितनी भी बड़ी षड्यंत्र उन्होंने की, हमने भी ठान ली थी कि हम गिव अप नहीं करेंगे इस बार। ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हर कर्मी की जीत है। एंड व्यूअर्स, आई वांट टू लीड अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर माय टीम and let us cheer each other, let us all clap for each other. We are the champions out here, we didn't give in. पूरी मीडिया एक तरफ, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एक तरफ, ये हमारी जीत है, हमारे दर्शकों की जीत है, हमारी सोच की जीत है, हमारी जर्नलिज्म की जीत है, हमारी आइडियोलॉजी की जीत है, हमारे संघर्ष की जीत है। ये बहुत बड़ी जीत है, लोग याद रखेंगे, और जीत की शुरुआत है ये जीत की शुरुआत है। अब तो जीत होगी, अब तो संघर्ष होगा। और हर उस शख्स को जवाब मिल गया जिसने इस झूठ की साजिश को रचा, और न सिर्फ रचा, उसमें शामिल भी रहा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। आज दुनिया के बड़े बड़े देशों की बैठक हुई और उसमें पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईना दिखाया। इमरान को इस बैठक में मौजूद थे। देखिए, जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर, ये दुनिया के देशों की बैठक थी। खुद इमरान खान मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन मौजूद थे। ये देख रहे हैं आप, दुनिया का मंच सजा था और यहां से इमरान खान को प्रधानमंत्री मोदी ने आईना दिखाया। आइए जरा आपको जल्दी से दिखाता हूं दुनिया के कौन कौन से देश थे इस बैठक में जो शिरकत करने पहुंचे थे। जल्दी से देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं दुनिया का ग्लोब। अफगानिस्तान आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान पर बात हुई। इसमें शामिल कौन कौन से देश थे? हिंदुस्तान, भारत ने मुखर होकर बोला और सीधे सीधे इमरान खान पर निशाना था। चीन इस बैठक में शामिल थे, चीन के अलावा रशिया भी शामिल था, और रूस के अलावा पाकिस्तान। ये वो देश हैं अगर आप देखें जो अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जिनके बॉर्डर्स मिलते हैं या जिनसे सीधा रिश्ता है। तजाकिस्तान इस बैठक में शामिल था और कजाकिस्तान इस बैठक में शामिल था। किर्गिस्तान भी जो कजाकिस्तान से लगा हुआ है, और उज्बेकिस्तान बेशक तालिबान के हक में बोल रहा था, लेकिन इमरान खान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो आपको सुनना पड़ेगा। सुनिए जरा कैसे पीएम ने इशारों इशारों में कहा कि इमरान खान जिस कट्टरपंथ की पैरवी कर रहे हैं, ये कट्टरपंथ एक दिन उन्हीं की दहलीज में घुसकर इमरान के पाकिस्तान को उजाड़ देगा। इशारा यही था। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान को ले डूबेगा तालिबान। एससीओ की बैठक में तालिबान के वकील बन गए इमरान खान। Afghanistan is one country that cannot be controlled from outside. प्रधानमंत्री मोदी का इशारों में इमरान पर निशाना। सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है, और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। कट्टरपंथियों को प्रधानमंत्री मोदी की सीधी चेतावनी। अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद बना रहेगा तो इससे पूरे विश्व में आतंकवादी और एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा। एससीओ की बैठक में दुनिया के बड़े बड़े देश शामिल हुए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इन सब के सामने पीएम मोदी ने इशारों में इमरान खान को आंख में आंख डालकर आईना दिखा दिया। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन से लेकर तालिबान को मान्यता दिलाने की होड़ तक इमरान को जवाब दे दिया। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन इंक्लूसिव नहीं है और बिना नेगोशिएशन के हुआ है। इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पाकिस्तान की तालिबान से यारी पर साफ साफ चेतावनी दे दी कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। With the removal of foreign aid, there is a danger of economic collapse,
And this is the time to stand with the people of Afghanistan. हम सभी देश पहले भी आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं और इसलिए हमें मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी भी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए न हो। इस बैठक में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग भी इमरान की भाषा बोलते नजर आए, लेकिन पुतिन के बयान से साफ था कि रूस तालिबान को मान्यता देने की जल्दबाजी में नहीं है। एक तरफ जहां इमरान तालिबान को लेकर बेकरार दिखे, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान की ये बेकरारी उसके लिए ही मुसीबत बनने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी साफगोई से बात कही कि अफगानिस्तान में जो सत्ता आई है वो सत्ता वहां की आवाम की स्वीकार्यता नहीं है। जिस तरह सत्ता का हस्तांतरण हुआ है वो लोगों को स्वीकार्य होना जरूरी है। आइए आपको बताते हैं इस बड़ी बैठक में किसने क्या कहा है, कौन कौन से दुनिया के नेता थे और क्या बोल रहे थे। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री ने कहा अफगान समस्या की वजह है मजहबी कट्टरवाद। ये जब प्रधानमंत्री ये बोल रहे थे तो ये बात इमरान खान को इशारों में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कट्टरवाद के खिलाफ एससीओ की रणनीति जरूरी है, यानी जो कट्टरपंथ और कट्टरवाद आतंकवाद को जन्म देता है इस पर बहुत जरूरी है कि रणनीति बने। इलाके में शांति, सुरक्षा और विश्वास का संकट है। आखिर ये शांति का विश्वास किसको लेकर है इसे समझा जा सकता है। अस्थिरता, कट्टरवाद से आतंकवाद का खतरा बढ़ेगा। यह सीधे सीधे इमरान खान के लिए था जिस कट्टरवाद को अपने आंगन में उन्होंने पाल रखा है। हिंसा के जरिए सत्ता हासिल करने को प्रोत्साहन दिया गया, यानी प्रधानमंत्री ने सीधे इमरान से कहा कि कैसे उन्होंने आतंकी भेज दिए तालिबानियों के साथ और वहां अफगानिस्तान में घुसकर सरकार को पलटकर और तालिबान ने कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कट्टरवाद के खिलाफ मजबूत नेटवर्क बने, यानी पीएम कह रहे थे कि इमरान खान जिस कट्टरवाद को पाकिस्तान बढ़ावा देता है उसके खिलाफ एक मजबूत नेटवर्क बनाने की जरूरत है। व्लादिमीर पुतिन भी बैठक में मौजूद थे। पुतिन ने क्या कहा देखिए जरा। पुतिन ने कहा तालिबान को मान्यता जरूरी नहीं है, बहुत बड़ी चीज, इतनी जल्दबाजी नहीं है तालिबान को मान्यता देने की। तालिबान पर पुतिन ने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में जरूर कहा काबुल से एससीओ का संपर्क बना रहना चाहिए, यानी पुतिन ये कह रहे हैं कि काबुल के साथ संपर्क रहना चाहिए। इसके अलावा देखिए जरा चीन ने क्या कहा, पहले मैं आपको बता रहा हूं। चीन ने कहा हमें अफगानिस्तान का समर्थन करना चाहिए। चीन का कहना था जल्दी से मूव करेंगे इसे। सत्ता परिवर्तन में सभी को मदद करनी चाहिए। चीन ने आगे कहा कि आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त रणनीति बहुत जरूरी है। और तजाकिस्तान ने क्या कहा, अफगान सरकार में सबको प्रतिनिधित्व मिले, यानी तजाकिस्तान का कहना है कि सरकार में बाकी जातियों को भी जगह मिलनी चाहिए, सभी की भागीदारी, नहीं तो हालात गंभीर हो जाएंगे। यानी सीधे सीधे वही बात कह रहे हैं जो अहमद मसूद कह रहे थे, वही तजाकिस्तान कह रहा। उज्बेकिस्तान जरूर तालिबान के पाले में खड़ा नजर आया। उज्बेकिस्तान खुलकर तालिबान के पक्ष में था। अफगानिस्तान की आर्थिक मदद न रोकी जाए ये कहा उज्बेकिस्तान ने। दुनिया के देश तालिबान से बातचीत करें, उज्बेकिस्तान ये चाहता है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लेकिन तालिबान ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा तालिबान के लिए वो इमरान खान के लिए भी था। तालिबान की कट्टरता की वजह से अब पाकिस्तान का हश्र क्या होगा ये देखिए जरा। पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। कैसे? अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार के वक्त आपको याद होगा आतंकवाद काफी हद तक काबू में था। जब अशरफ गनी सरकार में थे सब कुछ पटरी पर दिख रहा था, एक लोकतांत्रिक सरकार चल रही थी, अफगानिस्तान में विकास के काम चल रहे थे और दुनिया भर से अच्छे रिश्ते थे। लेकिन अमेरिकी सैनिक गए, अमेरिकी सैनिकों की वापसी हुई, इसका ऐलान हुआ और सब कुछ अचानक बदल गया। तालिबान को इसमें मौका मिला और पाकिस्तान सहित कुछ देशों की मदद से तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। पंजशीर को अगर छोड़ दे तो अधिकतर राज्यों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। दुनिया को यह उम्मीद थी कि 20 साल बाद का तालिबान बदला होगा, लेकिन सत्ता में आते ही तालिबान की असलियत खुलकर सामने आने लगी। महिलाओं के खिलाफ तालिबानी सोच दिखने लगी। धार्मिक कट्टरता की जो तस्वीरें तालिबान 1.0 में दिखी थी वो इस बार भी बदस्तूर जारी रहा। महिलाओं के खिलाफ फरमान सामने आए और तालिबान ने अपनी कैबिनेट में किसी महिला को जगह नहीं दी और यह देकर साबित कर दिया उनकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। अमेरिकी सेना की मौजूदगी में शांत दिखने वाले अफगानिस्तान में अचानक ही आतंक दिखाई देने लगा।
अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी खलील हक्कानी को अमेरिका छू भी नहीं पाया, काबुल में खुलेआम घूम रहा है। इसके साथ अलकायदा की अमेरिका को मुंह चढ़ाने लगा है। 9/11 की बरसी से पहले ओसामा का करीबी अफगानिस्तान लौट आया। ओसामा का सुरक्षा इंचार्ज अफगानिस्तान में खुला घूम रहा। यही नहीं, अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 अल जवाहिरी भी जिंदा है। एक वीडियो सामने आया जिसमें अल जवाहिरी 9/11 हमला और अमेरिका को लेकर बोल रहा था। तालिबान ने सत्ता में आने के साथ ही जेलों में बंद खूंखार आतंकियों को रिहा कर दिया। हक्कानी नेटवर्क हो, तालिबान हो, अलकायदा हो, बड़ी संख्या में ये आतंकी अब जेल से बाहर आ चुके हैं। यानी इशारा साफ है, ये जो कट्टरपंथ अफगानिस्तान में पनपेगा, इसकी आंच यानी जो आग अफगानिस्तान में लगेगी, इसकी आंच पाकिस्तान तक जानी तय है और यह भुगतना होगा इमरान खान और पूरे पाकिस्तान को। बहरहाल इसकी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, दूर मत जाइए। क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, क्या वो पाकिस्तान में नहीं होगा? ये तस्वीर दिखाएं एम्बियंस के साथ अगर मैं सुनूं। ये देखिए जरा, एक शख्स को गोली मार दी। ये देख रहे हैं, ये तालिबानी आतंकी खड़ा है। हजारा समुदाय, जिसे शिया समुदाय में गिना जाता है, हजारा समुदाय के एक शख्स को रोका। ये देखिए, इस शख्स को रोका, इससे पूछा, इसने बताया वो हजारा समुदाय से। उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर बीच सड़क उसे मार दिया। क्यों? क्योंकि वो हजारा समुदाय था। क्यों? क्योंकि वो शिया था। इसलिए सुन्नी बहुल अफगानिस्तान ने गोली से भून दिया। एक ही तस्वीर नहीं है। सोचिए, अफगानिस्तान में जब रोज हमले होंगे तो आखिर पाकिस्तान में इसका असर क्या होगा? तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा। बीती रात की तस्वीर है काबुल पर। काबुल में एक के बाद एक रॉकेट दगे। कहां से आए, किसने दागे, अब तक साफ नहीं है। लेकिन एक देश की राजधानी में खुलेआम इस तरह रॉकेट दग रहे हो, सोचिए उसके पड़ोस में इसका असर होगा या नहीं। यही असर अभी इमरान खान को समझ नहीं आ रहा है। इमरान खान अभी दरअसल तालिबान का ढोल पीट रहे हैं, लेकिन इमरान खान के खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कह रहे हैं कि आतंकिस्तान को डर है आईसिस का और अलकायदा का। सुनिए जरा। एक तरफ इमरान खान दुनिया के मंच से तालिबान के लिए समर्थन जुटा रहे हैं, तालिबान का डमरू पूरी दुनिया में बजा रहे हैं और दुनिया के देशों की बैठक में आतंकवाद पर दुनिया की आंख में धूल झोंक रहे हैं, आतंकवाद के खात्मे की बेसुरी बीन बजा रहे हैं। We will continue to be a reliable and a willing partner of the international community in the fight against terrorism and extremism. दूसरी ओर पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तालिबान से बात करने की पैरवी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अब अलकायदा और आईएसआईएस का डर और खौफ सता रहा है। You already know ISIS's presence there. Pakistani Taliban are present there. Al-Qaeda is there. आतंक पर पाक की नीति पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। आतंकवाद को पालना, पोसना और सींचना, यही पाकिस्तान की असली नीति है। और पाकिस्तान को इल्म भी नहीं कि अफगानिस्तान में तालिबान आने का असर भी पाकिस्तान पर होने लगा। बड़ी खबर यह है कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया है। यह पाकिस्तान के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं है। एक देश पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं। जरा मैं आपको दिखाऊं क्यों यह दौरा रद्द किया गया। इमरान खान के लिए बहुत बड़ा झटका है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया। क्यों? सुरक्षा कारणों से रद्द किया दौरा। सोचिए, अब दूसरे देशों को डर लगने लगा पाकिस्तान में। वनडे शुरू होने से 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट्स पहले दौरा रद्द कर दिया। सोचिए जरा, इंटेलिजेंस अलर्ट मिलने के बाद इस दौरे को कैंसिल किया है। इमरान खान की कोशिश भी फेल हो गई। इमरान खान ने क्या किया? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को फोन लगा दिया और गिड़गिड़ाने लगे कि मैच रद्द मत करिए। 2009 में आपको याद होगा, श्रीलंकाई टीम जब पहुंची थी तो उस पर आतंकी हमला हुआ था। आखिर कौन इस देश में जाकर खेलेगा? कौन किसी ऐसे मुल्क के साथ कारोबार और रिश्ते बनाएगा जिस देश में पता नहीं कब कहां से कौन सा शख्स आएगा, बम बांधकर और फूट जाएगा? बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दुनिया के आगे इमरान खान भी गिड़गिड़ाएंगे। अभी तालिबान गिड़गिड़ा रहा है। तालिबान के गिड़गिड़ाने के पीछे वजह यह है कि तालिबान दरअसल अब बैन होने का डर सता रहा है। दरअसल अमेरिका से आवाज उठ रही है कि तालिबान को आतंकवादी मुल्क घोषित कर दिया जाए। जरा रिपोर्ट देखिए। तालिबान के खिलाफ अमेरिका से उठ रही आवाज।
तालिबान को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग। अमेरिका से आवाज, तालिबान को करो बैन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुश्किलें कम नहीं हो रही। 20 साल तक अफगानिस्तान में रहने वाले अमेरिका से ही अब तालिबान को बैन करने की मांग उठ रही है। अफगानिस्तान में एक आतंकी संगठन तालिबान का कब्जा पूरी दुनिया के गले नहीं उतर रहा। और विरोध की यह हुंकार अमेरिका से उठी है, जहां पर तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने की मांग हो रही है। अमेरिकी सांसदों ने बाकायदा इसके लिए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने क्रूरता की हदें पार कर दी हैं। अब तालिबान को बैन करने का वक्त आ गया है। और आइए अमेरिकी सांसदों की वो चिट्ठी आपको दिखाने जा रहे हैं जो कह रही है तालिबान को आतंकी घोषित किया जाए। तो अमेरिका में तालिबान के खिलाफ विरोध के सुर उठने लगे हैं। अमेरिका में क्या मांग उठी है आपको बताते हैं। जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटा है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दुनिया भर के निशाने पर। न सिर्फ दुनिया भर की मीडिया बाइडेन के फैसले की आलोचना कर रही है, बल्कि अपने ही मुल्क अमेरिका में जो बाइडेन घिर गए। अफगानिस्तान में तालिबान के मिशन में शामिल जवान हो या फिर आम अमेरिकी, हर कोई बाइडेन को ही अफगानिस्तान का गुनहगार बता रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो बाइडेन पर एक के बाद एक निशाने साध रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही बाइडेन अब अमेरिकी सांसदों के निशाने पर भी आ गए। 4 अमेरिकी सांसदों, एक दो नहीं, 4 अमेरिकी सांसदों के एक ग्रुप ने बाकायदा अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को एक चिट्ठी लिखी है कि फौज में वापसी के फैसले पर सवाल उठाया है, जो फौज वापस आ गई। इस चिट्ठी में अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि तालिबान को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। पहली बात, इस चिट्ठी में आगे लिखा है, अफगानिस्तान से सेना की वापसी ने सुरक्षा शून्य पैदा कर दिया है, जिसका फायदा उठाते हुए तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया। कब्जे के बाद तालिबान फिर पुरानी नीतियों पर लौट आया है, जैसा वो 2001 में अमेरिका के पहुंचने से पहले कर रहा था। यह कहना है सांसदों का। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सिर्फ यही नहीं, कई देशों ने अपने विदेश मंत्रियों के खिलाफ कदम उठाया है। कई विदेश मंत्रियों की छुट्टी हो गई। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान से अपने लोगों को वक्त पर निकाल नहीं पाए। देखिए एक और बड़ी खबर है आज की। इतना ही नहीं, जो लोग तालिबान के मददगारों और तालिबान के खिलाफ नाकाम साबित होने वालों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। पहली कार्रवाई देखिए इनके ऊपर हुई है। इनका नाम है सिगरेट काक। ये विदेश मंत्री हैं नीदरलैंड्स की। नीदरलैंड के विदेश मंत्री सिगरेट काक ने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्यों? संसद में सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ और प्रस्ताव में बताया गया कि काक अफगानिस्तान संकट से निपटने में नाकाम रही। प्रस्ताव पास होने के बाद काग ने पद छोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अगला नाम एक और है, डोमिनिक रॉब, विदेश मंत्री ब्रिटेन के विदेश मंत्री पद से हटा दिए गए और अफगानिस्तान संकट पर नाकाम रहे रॉब। आपको बताएं, रॉब की लगातार आलोचना हो रही थी। और इसके अलावा एक और नाम है एंटनी ब्लिंकन का। विदेश मंत्री अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन से इस्तीफे की मांग हो रही है। अफगानिस्तान संकट पर नाकाम रहने पर उनकी आलोचना हो रही है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और अमेरिका की हालत तो यह है, खासतौर पर बाइडेन की, कि देखिए जरा अमेरिका की सड़कों पर पोस्टर क्या लगा है, इसको जरा देखिए। मेकिंग तालिबान ग्रेट अगेन। ये जो बाइडेन को आप देख रहे हैं, तालिबान के वेश में, कंधे पर रॉकेट लॉन्चर है। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीर में दिखाऊं, लिखा है मेकिंग द तालिबान ग्रेट अगेन, यानी एक बार फिर से तालिबान को महान बनाने की तैयारी है। यह दरअसल कटाक्ष है जो बाइडेन पर, यह हमला है जो बाइडेन पर, कि जो बाइडेन जो अमेरिका को ग्रेट बनाने की मांग कर रहे थे, एक बार फिर से अमेरिका को उठाने की मांग कर रहे थे, उन पर सीधे सीधे हमला है इस पोस्टर में जो अमेरिका की सड़क पर लगा है, जिसमें लिखा है, इशारा है कि अब जो बाइडेन खुद ही तालिबान को ग्रेट बनाने जा रहे हैं। और हालात ये हो गए हैं कि चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा जो बाइडेन के लिए। दुनिया भर में अफगानिस्तान संकट से निपटने में नाकाम रहने वालों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। इस लिस्ट में बाइडेन का नाम भी है।
अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। सेना वापसी को लेकर बाइडेन के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन को कई बार सवालों के घेरे में खड़ा कर चुके हैं। यहां तक कि ट्रंप ने बाइडेन के इस फैसले को सबसे बड़ी गलती बताते हुए सरेंडर तक करार दिया था और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जो बाइडेन अपने फैसले के लिए माफी मांगे। सिर्फ इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू के दौरान तो ट्रंप ने बाइडेन को मूर्ख तक कह दिया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा पिछले 8 महीनों में अमेरिका सबसे नीचे चला गया है। ऐसे हालात की कभी कल्पना नहीं की गई थी। ऐसी स्थिति में अगले 3 साल में अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका खत्म हो जाएगा और अगले चुनाव में अमेरिका सबसे कमजोर राष्ट्र हुआ। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, बाइडेन के फैसले को लेकर पूरे अमेरिका में आलोचना शुरू हो गई है। अमेरिका की सड़कों पर यह पोस्टर नजर आ रहा है जिसमें राष्ट्रपति बाइडेन को तालिबान आतंकी के कपड़ों में दिखाया गया है और उनके हाथ में एक रॉकेट लॉन्चर है जिससे मोर्टार दागते हैं और पोस्टर पर लिखा है मेकिंग तालिबान ग्रेट अगेन। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पोस्टर पेंसिल्वेनिया के पूर्व सेनेटर स्कॉट वैगनर ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ ये पोस्टर लगवाए हैं और उन्होंने पोस्टर को लगवाने में $15,000 खर्च किए। स्कॉट वैगनर इस तरह के करीब 1 दर्जन पोस्टर लगवा चुके हैं। इंटरव्यू के दौरान स्कॉट वैगनर ने कहा जो बाइडेन के एक गलत फैसले की वजह से अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। यह शर्मिंदगी वियतनाम से भी बदतर है। जिन लोगों ने अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी उनको बाइडेन क्या जवाब देंगे, उनको बाइडेन कैसे मुंह दिखाएंगे। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अमेरिका तो चला गया लेकिन तालिबान की बर्बादी होगी, यह बात तय है। तालिबान कैसे बर्बाद होगा यह आपको दिखाने जा रहे हैं। जल्दी से अगर मैं ग्राफिक्स दिखाऊं, तालिबान की बर्बादी की वजह कि अगर अमेरिका के सांसदों की मांग मान ली गई और तालिबान आतंकी संगठन घोषित हो गया तो क्या होगा। आतंकी संगठन घोषित होने पर तालिबान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। एक बात, दुनिया आर्थिक मदद रोक देगी। दूसरी बात, देश अपने कूटनीतिक रिश्ते खत्म कर लेंगे। तीसरी बात, तालिबान के साथ कोई व्यापार कोई कारोबार नहीं होगा। देश तालिबान से डिफेंस डील नहीं करेंगे। कोई भी देश, पूरी दुनिया से तालिबान पूरी तरह से कट जाएगा अगर आतंकी संगठन घोषित हो जाता है। दूसरे देश में एंट्री मुश्किल हो जाएगी जो अफगानिस्तान के लोग हैं। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि तालिबान के लिए मुश्किलें सिर्फ इतनी नहीं है, एक और मुश्किल है कि तालिबान का पैसा रोक दिया जाएगा। जी हां, आईएमएफ ने तालिबान को बड़ा झटका दे दिया है। आपको बताया अफगानिस्तान से संबंध खत्म कर लिए, मान्यता मिलने तक संबंध निलंबित कर दिए गए हैं। विदेशी दान मिलना भी बंद हो चुका है। गरीबी सूखे से अफगानिस्तान फिलहाल जूझ रहा है। एक बड़ी मुश्किल अफगानिस्तान के लिए यह है। लेकिन आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अफगानिस्तान की कमाई तो पहले ही नहीं थी लेकिन जो फंड आने वाला था वो भी अब नहीं आएगा। रिपोर्ट देखिए जरा। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को अब इस बात का एहसास होने वाला है कि हथियार के बल पर सत्ता तो हासिल की जा सकती है लेकिन इससे न तो सरकार चलाई जा सकती है और न ही आम लोगों की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। आर्थिक हालात से बुरी तरह जूझ रहे तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने करारा झटका दे दिया है। आईएमएफ ने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को खत्म कर लिया जिसका सीधा मतलब है अफगानिस्तान को कोई आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। Our engagement with Afghanistan has been suspended until there is clarity within the international community on the recognition of the government. We're guided by the international community in terms of the recognition of the government in Afghanistan, and we don't have that. So the IMF program there, which you asked about, has been put on hold. दुनिया के कई दूसरे संगठनों और देशों ने भी फिलहाल तालिबान की मदद से इनकार कर दिया है। आंकड़ों पर गौर करें तो अफगानिस्तान का बजट करीब $20 अरब है। इसका 75% हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर है लेकिन वर्ल्ड बैंक ने फिलहाल किसी भी मदद से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने नेशनल बैंक के खाते फ्रीज कर दिए। नेशनल बैंक के इस खाते में $9.5 अरब जमा थे। तो अफगानिस्तान की हालत खराब हो गई है। बेशक तालिबान खत्म हो और कंगाल हो जाए अलग बात है लेकिन अफगानिस्तान में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, उनके मुकद्दर पर सबसे बड़ी चुनौती। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।
है।